ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं, चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारे देखने वालों ने, कई लोगों ने, कई देखने वालों ने याद दिलाया, मुझे कहा, कई बार कहा कि अमरीश मिश्रा जी ईरान से वापस आए हैं, उनसे जरूर बात करें। और आज मौका मिला कि उनसे बात हो सके। ईरान इस वक्त प्रोटेस्ट का सिलसिला है, जिससे जो हम अब तक भी आपको हर दिन अपडेट दे रहे हैं। ईरान से जर्नलिस्ट से भी बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या कुछ हालात हैं। अमरीश मिश्रा जी अभी ईरान से आए हैं। वहां फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस थी कासिम सुलेमानी को याद करते हुए, उनकी बरसी के मौके पर। वहां जरूर कुछ दूसरे मुल्कों के भी मेहमान रहे होंगे और ईरान खुद मुझे ऐसी मालूमात है कि शायद अमरीश मिश्रा जी पहली बार ईरान गए थे। इनकलाब के बाद जिस तरह से अब ईरान के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, क्या वो कहीं उन्हें भी नजर आई, क्या कुछ देखा, कैसे हालात हैं। और फिर हम वेनेजुएला के सिलसिले में भी कुछ बात करेंगे। अब कोलंबिया को भी धमकी है। ट्रंप साहब अपने तरीके से पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं। क्या ये दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी या कोई ट्रंप के सामने खड़ा होकर के कहेगा कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। ईरान तकरीबन उस हालत में रहा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को लीड करता है, और जिससे इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतें बहुत परेशान हैं। बहुत ही फितरी बात है कि वहां प्रोटेस्ट में बाकायदा सबूत भी सामने आ चुके हैं। माइक पोम्पियो ने तो इस हद तक कर दिया कि ईरान के प्रोटेस्ट करने वालों को और जो उनके साथ मोसाद के एजेंट हैं उन सबको नए साल की मुबारकबाद। वो सबूत बिल्कुल सामने है, खुद अपने आप दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल। क्या कुछ हालात है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आप ईरान होकर के आए, क्या कुछ, कैसा लगा, क्या रहा कासिम सुलेमानी की जो एक तरह से विरासत है वो कैसी वहां कुछ नजर आई, कैसे हालात हैं, क्या कुछ है। लोगों के अंदर बहुत ही बेचैनी है। जब प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं तो लोग, जाहिर है, जो ईरान को पसंद करते हैं, जो हुर्रियत पसंद को पसंद करते हैं, जो दुनिया की आजादी को पसंद करते हैं, उनमें बेचैनी है। आपके पास क्या कुछ है बताने के लिए ईरान से वापसी पर? धन्यवाद काज़मी साहब। मैं थोड़ा सा माजरत चाहूंगा क्योंकि मेरा वो गला थोड़ा खराब है, थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर मैं खांसूं तो माइंड मत करिएगा। नहीं, ईरान में देखिए बहुत क्लियर है। ईरान में एक तो सबसे जो जिस कॉन्फ्रेंस में मैं गया था उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो स्टीरियोटाइप ईरान के बारे में कहा जाता है, महिलाओं के बारे में हिजाब में रहती हैं और बड़ी दबाई जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वीडियोस लाया हूं कि वहां कितनी फ्रीली बिना हिजाब के हजारों महिलाएं वहां घूम रही हैं और वो बिल्कुल आजाद घूम रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत उत्तम है। मैं तो जब तक था और रात में भी घूमा सब जगह, वहां पर पुलिस ही उस तरह से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस भी कुछ कुछ जगह दिखाई पड़ेगी, और लोग वहां पर अपने तरह से सेल्फ डिसिप्लिन है। एक यूरोपियन सिटी की तरह तेहरान है, बड़ा खूबसूरत है। एक यूरोप, और अभी तो बर्फ भी गिर रही थी, तो एक यूरोपियन सिटी की तरह तेहरान है। सड़कें छोटी हैं, घर भी उसी तरीके से हैं, और जैसे किसी फ्रांस का लियोन सिटी है, या उस तरह से मुझे याद आया कि स्पेन की कुछ सिटीज हैं। और तो इसलिए देखिए, अच्छा, जो एक मॉडर्निटी है वो भी दिखाई पड़ती है। फिर पुराने बाजार में भी मैं गया जहाँ मस्जिदें हैं, सब कुछ है, वहां भी हमने देखा कि वहां भी हमने उसके अंदर जाके गलियों के शॉट्स लिए हैं, वहां भी आराम से लोग घूम रहे हैं, वहां महिलाएं हैं। तो एक ये पूरा इंप्रेशन जाता है कि ये एक तो बड़ी सेफ जगह है महिलाओं के लिए, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हिजाब जिसको पहनना है वो पहनता है, जिसको नहीं पहनना है नहीं पहनता है। और हिजाब तो मतलब नकाब तो हमने कहीं देखा ही नहीं। नकाब आई थिंक इरानियन सोसाइटी में कहीं नहीं वो। और महिलाओं के बारे में वहां लोगों का ये कहना था कि बहुत टॉप पोजीशंस पे महिलाएं हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं,
और वो एक ऐसा पहलू है जिसको CIA मोसाद ब्रेक नहीं कर पाया है, उन तक पहुंच नहीं पाया है। ये तो मेरे सड़क के ऑब्जर्वेशंस थे, और वो एक बड़ा एक अपने में एक मतलब यूनिक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, वो था वहां पर। और फिर हमने जो बाकी वहां पर चीजें थी, लोगों से बात की, जनता से बात की, तो वो भी बड़ा एक रिलैक्स थे। अब हम देखिए आते हैं कासिम सुलेमानी साहब की जो डिप्लोमेसी और मिलिट्री टैक्टिक्स, इस पे सेमिनार था। कासिम सुलेमानी की मिलिट्री टैक्टिक्स, डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक जो उनकी फील्ड टैक्टिक्स थी वो क्या थी, तो उसको लेके भी देखिए क्या है कि कम से कम 3 जगह हम लोग ने अलग अलग, फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ, फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ, उसके बाद बेहेश्ती मेमोरियल जो है वहां पर एक अलग मीटिंग हुई। और जिस ग्रुप के साथ मैं गया था उसका नाम है ग्लोबल गैदरिंग फॉर सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस चॉइस, और ये डॉक्टर यहिया गद्दार इसके वहां पर लेबनान में, मतलब वो लेबनीज हैं, वो इसको हेड करते हैं। और कम से कम 18-19 देशों के लोग आए थे, रशिया से आए थे, इटली से आए थे, लैटिन अमेरिका से बहुत लोग आए थे, मतलब जिसमें चिले से लेके और अर्जेंटीना से लेके, फिर स्पेन से भी लोग आए थे, इटली से लोग आए थे, रशिया से लोग आए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट, और डॉनबास जो रीजन जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, वहीं के वो थे जो एक आए थे, जिनका नाम एंड्रे था। फिर उसके बाद आयरलैंड से आए थे लोग। तो पूरी दुनिया में जो एक एक्टिविस्ट हैं जो रेजिस्टेंस की थिंकिंग के साथ हैं, कासिम सुलेमानी की थिंकिंग के साथ है, सभी आए। अब यहाँ पर जो 3 दिन बातचीत हुई और सारी चीजें, उसमें यही हुआ कि कासिम सुलेमानी इस समय रिलेवेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि अमेरिका जैसे आगे बढ़ रहा है और मिडिल ईस्ट को पूरा कब्जा कर लेना चाहता है। गाजा प्लान भी जो अभी आया है उसमें 112 बिलियन का वो पूरा प्लान है, जिसमें एक बहुत लग्जरी रिजॉर्ट उसको बनाया जाएगा। अब उसमें पैलेस्टीनियंस का क्या रोल रहेगा, क्या होगा, वो एकदम उस सवाल को निगेट कर दिया गया है। अभी तक हमास डिसआर्म नहीं हुआ है, लेकिन एक बातें ऐसी ऐसी हो रही हैं कि गाजा को जन्नत बना दिया जाएगा। तो ये जो बहुत सारे देखिए चीजें हैं, ये हम लोग ने, कासिम सुलेमानी ने ये सब चीजें प्रिडिक्ट भी की थी। दूसरी बात, उन्होंने देखिए उनकी खासियत है कि उन्होंने ये भी बताया था कि मोसाद वगैरह जो मतलब दुश्मन के अंदर भी कैसे विभाजन पैदा करो, और इसके लिए उन्होंने कई टैक्टिक्स वहां पर बताई थी, जो जिन पे डिस्कशन हुआ, कि जिसमें कि भाई अल्टीमेटली वो भी एक इंसान है, उसको इस तरीके से देखो कि उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ में वो कौन कौन से गलत काम कर रहा है, उसकी कमजोरियां पकड़ो, और उसके बाद उसको उस तरह से डील करो। उसके बाद उसमें ये भी था कि जो भी हम ऐसी टैक्टिक्स जो कासिम सुलेमानी साहब की थी, वो ये थी कि लोकल फोर्सेस को, एक तो मान लीजिए ईरान से जो फोर्स है वो जाए, लेकिन जैसे आईसिस को उन्होंने हराया, लोकल फोर्सेस को उन्होंने मोबिलाइज किया हर जगह, और उन जैसे इराक में किया, सीरिया में किया, और उन लोकल फोर्सेस को उन्होंने लेके आईसिस को घेरा। तो केवल वो राज्य की या किसी स्टेट की आर्मी पे निर्भर नहीं थे, उन्होंने लोकल बहुत सारे जो जैसे इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, सीरिया में भी उस समय उन्होंने कई ग्रुप्स इस तरह के बनाए थे, और ऐसे ही बाकी जगह भी। और उन्होंने अफगानिस्तान में जैसे फातुमीन नाम का ग्रुप बनाया, पाकिस्तान में भी जुनैबून नाम का उन्होंने बनाया। तो ये सब चीजें जो है हम लोग ने वहां पर डिस्कस की। तो ये तो रहा उसका मतलब सेमिनार का, और बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एक समझदारी हासिल हुई कि कैसे ऑपरेट यहाँ पर ईरान कर रहा है, ईरान अपने किस ब्रॉडर विजन के साथ ऑपरेट कर रहा है, और वो किसी भी तरीके से इजराइल के प्रभाव को बिल्कुल खत्म कर देना चाहता है, और अमेरिका के
मंसूबों को ध्वस्त कर देना चाहता है। ये देखिए देखने को मिला। ये बहुत ही इस वक्त बहुत ही रेलेवेंट ये बात इसलिए है कि जो अब ये तो आपने बता दिया कि ईरान के पास कितना ब्रॉडर प्लान है अमेरिका के इन्फ्लुएंस को खत्म करने का, इजराइल को खत्म करने का, और उसके बहुत से टेक्टिक्स भी बताए जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं समझता हूं भारत के देखने वालों को, दूसरे मुल्कों के देखने वालों को ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपने अभी दी है। अब इतनी जब उनकी तरफ से पूरी मजबूती से ये बात कही जा रही है, इस्लामी इनकलाब के फाउंडर लीडर्स और आज तक भी जो आयतुल्लाह खामेनाई है उनका भी एक बहुत क्लैरिटी है, विजन में बहुत क्लैरिटी है, और उस पर उनकी फॉरेन पॉलिसी भी टिकी हुई है। अमेरिका सबसे बड़ा शैतान है और इजराइल नासूर है, कैंसरस नासूर, उसको यहां से उखाड़ फेंकना जरूरी है। जब दुश्मनी इतनी खुल करके सामने आ गई तो फिर वो क्यों ना प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, अमेरिका और इजराइल जो इस वक्त प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट के सबूत बाकायदा सामने उन्होंने खुद दे दिए हैं अमेरिका और इजराइल ने, उसे अब आप कैसे देख रहे हैं, क्या हालात है? नहीं देखिए, प्रोटेस्ट मैं बताऊं आपको एक अजीब सी चीज। मैं जब वहां था तो वहां भी ये बात आई थी कि जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे, जो सैंक्शंस लगे और इतने क्रिपलिंग सैंक्शंस लगे हैं, वो तेल अपना, जबकि तेल का बहुत बड़ा भंडार ईरान के पास है। एक चीज और बता दें, ईरान में आप मेरे ख्याल से $1 में 90 रुपए में, हम यहाँ 90 रुपए में 1 लीटर खरीदते हैं, वो लोग 10 लीटर खरीद सकते हैं। तेल बहुत सस्ता है वहां। लेकिन तेल वो ईरान बाहर जो वहां $1 में 90 लीटर मिल जाता है पेट्रोल, हिंदुस्तान के तकरीबन ₹1 का 1 लीटर है, और वो 60 लीटर हर गाड़ी के लिए कोटा है महीने का, और उससे अगर ज्यादा खर्च करे तो तकरीबन हिंदुस्तान के ₹3 पर लीटर है, जो महंगा रेट है वहां का। वो बाकायदा हमने वहां से अभी 3-4 दिन पहले बात की थी, हमारे दर्शकों तक ये इंफॉर्मेशन है। जी आप अपनी बात जारी रखिए। तो ये मैं कह रहा था कि उसमें लेकिन समस्या कहां है कि जो ईरान जब एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सैंक्शंस लगे तो एक्सपोर्ट उसे करना है ऑयल, प्लस नॉन ऑयल भी एक्सपोर्ट्स ईरान के बहुत ज्यादा हैं। खाने पीने की सामग्री से लेके कुछ चीजें हैं जो उनके यहाँ खास होती हैं, जैसे सैफरन से लेके तमाम चीजें। तो जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स है वो भी उनको दूसरे माध्यम से करना होता है। जैसे ट्रस्टीज का एक ट्रस्टीज का कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ईरान का माल बाहर बेचती हैं गवर्नमेंट के सहयोग से, और उसके साथ साथ एक कॉस्टली सिस्टम है जिसमें कुछ लोग जो है वो तेल भी ऑन द साइडलाइन बेचते हैं। अब वो बहुत सारा पैसा जो उसमें है, जैसे एक एग्जांपल है कि 335 बिलियन जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट्स ईरान का है, उसमें केवल 117 बिलियन वापस आया। एक और आंकड़ा है कि मेरे ख्याल से 8 बिलियन का डेफिसिट है कि जो तेल ईरान ने बाहर बेचा इस माध्यम से, तो उसका 8 बिलियन वापस नहीं आया। और ये जो 8 बिलियन है ये एक्चुअली लोगों की समस्या को कम करने के लिए ही जाता, लेकिन ये नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम नहीं हो पाए जिससे इन्फ्लेशन रुक सकता था या और कुछ डेवलपमेंट के काम हो सकते थे। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती थी जिससे इकोनॉमिक सिचुएशन ईरान की अच्छी होती। अब यहाँ पर जब हम थे तो उस समय देखिए जो वहां का मतलब डिवैल्यूएशन की ये हालत है कि $1 1.4 मिलियन ईरानी रियाल के बराबर है। और जो तोमम उन्होंने नया सिस्टम तोमम शुरू किया है उसमें उन्होंने मेरे ख्याल से 2 जीरो हटा दिए, तो वो नोट अब छपने लगे हैं। मतलब उतने ज्यादा नोट आपको नहीं कैरी करने हैं कि $1 मतलब 1.4 मिलियन, एक मतलब एक कॉफी का कप अगर आपको $2 का है तो आप सोचिए 20 मिलियन आपको रियाल वहां पर देना होता है। मतलब 1.4 मिलियन का मतलब 14 लाख मतलब हिंदुस्तानी आम लोगों के लिए $1 के मुकाबले 14 लाख रियाल, और उसमें से एक जीरो कम कर दें तो वो तूमान मान लिया जाता है। तो ये और तूमान कहीं लिखा हुआ नहीं होता करेंसी पर, ये सिर्फ बोलने में उसका नाम लिया जाता है। और अभी वो करेंसी दूसरी भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ज्यादा नोट ना ले जाने पड़े। अच्छा, ये जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो तेहरान में कम और दूसरे इलाकों में ज्यादा हैं,
उसके पीछे आपको अपने असेसमेंट क्या है, वहां के लोगों ने क्या कुछ बताया? नहीं देखिए, वहां के लोगों ने तो, अब वहां मतलब जैसे जो लोगों से बात हो रही थी तेहरान में स्थिति बिल्कुल सामान्य हमको दिखी। कहीं से कोई, मैं जब आ ही रहा था उसी समय प्रोटेस्ट शुरू भी हुए थे, तो वो मतलब मेन स्ट्रीम तेहरान की सोसाइटी कोई प्रोटेस्ट की तरफ ओरिएंटेड नहीं थी। लेकिन उसके बाद देखिए जो ऐसे कुछ एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, इधर इलाम प्रोविंस है, जो इलाका है, यहाँ पर कई जगह ऐसा लग रहा है कि वहां पर मोसाद और यूएस ने काफी पैसा वहां पर डाला है, और ऐसे लोग पकड़े गए, जैसे 2 लड़कियां पकड़ी गई मेरे ख्याल से अजरबैजान बॉर्डर पे, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 30 लोगों का ग्रुप है और हमको जो है पैसा दिया जाता था $32 पर आ रहा है इस तरीके से, और जिसमें हमें काम ही करना था कि ईरान की सरकार को बदनाम करना था और राइट्स इंस्टिगेट करने। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जो 10 दिन का युद्ध हुआ था उसमें तो मोसाद ने अंदर घुस के सीधे हमला किया था वहां की पॉलिटिकल और जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है उसको। यहां पर वो प्रोटेस्ट क्रिएट करके एक इंटरनल ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि ईरान अपनी फौजें वगैरह वहां भेज दे और उसको ये करते, और उस समय ये उसको अटैक करते हैं जब 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 ईरान बहुत वनरेबल है। अभी ईरान ने फौजें नहीं उतारी, जो कि सही बात भी है, पुलिस ही डील कर रही है और पुलिस के कई लोग उसमें शहीद भी हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल का ये है कि इसको इस हद तक ले जाना कि ईरान को अपनी आर्मी उतारनी पड़े, बड़े लेवल पे कत्लेआम हो, जैसे तियाननमेन स्क्वायर में हुआ था चाइना के समय 1989 में, जब चाइना ये लिबरलाइज कर रहा था, अचानक वहां प्रोटेस्टर्स उठ गए कि कम्युनिस्ट पार्टी को ही खत्म कर दो। तो उसी तरीके से अभी देखिए प्रोटेस्टर्स उठ खड़े हुए हैं कि ये जो मौलाना मतलब जो आयतुल्ला जो है उनका जो रूल है और जो वो सुप्रीम काउंसिल है वो उसको खत्म कर दो पूरी तरह से। अब इसमें कौन से बहुत सारे देखिए कोई ना कोई अंदर से एस्टैब्लिशमेंट में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना उसके सपोर्ट के ये संभव नहीं है। लेकिन हमको ये लगता है कि जी मिश्रा जी, मैं भी कई बार ईरान गया हूं और मैंने ये कई बार महसूस किया, तेहरान या मशहद जैसे जो बड़े शहर हैं उनमें मुखालिफिन की तादाद है, और आप टैक्सी में बैठे, टैक्सी ड्राइवर ही बातें करनी ऐसी शुरू करेगा जिसमें ऐसा लगेगा कि पूरा मुल्क शायद बहुत ही परेशान हाल है। लेकिन एक बात बताइए, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, यानी अमेरिका और उनके साथी मुल्कों का एक तरफ ईरान की इकोनॉमी को बिल्कुल चोक कर देना, ऐसा जैसे गर्दन पर हाथ डाल के दबा दिया जाए पाबंदियां लगा करके, और फिर कहा जाए तुम सांस लो, और जब वो सांस ना ले पाए तब वहां के लोगों से कहा जाए कि देखिए साहब आपकी सरकार जो है वो निकम्मी है। पैसा तो हमारे यहां भारत में भी फंसा हुआ है, अरबों रुपया पैसा, यहां तेल का पैसा नहीं जा सका, बहुत से मुल्कों में ईरान का पैसा फंसा हुआ है। तो ये अमेरिका पैसा रोके ईरान का और ईरान की हुकूमत को निकम्मा कहे, और ये वही ईरान है जो इजराइल प्रोजेक्ट को फेल कर रहा है, ये वही ईरान है जो इस पूरे इलाके में रेजिस्टेंस की हवा एक तरह से बढ़ा रहा है, आजादी की बात। तो इसमें ईरान सरकार क्या क्या कर सकती है? हालांकि बहुत छोटा सा आपका दौरा था, 5-6 दिन का, लेकिन आपको क्या अंदाज हुआ कि ईरान की सरकार अब कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ कर पाएगी या कर सक रही है? नहीं देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, मुझे लगा ईरान का जो पूरा, क्योंकि मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी मिला, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी भी मैं गया था और वहां उनसे भी मिला, इंटेलेक्चुअल से मिला, सैयद मोहम्मद मरांडी उनसे भी मिला। तो वहां देखिए स्थिति यह है कि जो वहां की जो क्लेरिकल लीडरशिप है, जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो तो देखिए बहुत ही कोहेसिव है, स्ट्रांग है। वहां का समाज भी काफी कोहेसिव है, क्योंकि वहां सब अपने को पर्शियन मानते हैं, ईरानी मानते हैं। ये चीज मैंने देखी कि चाहे अजेरी हो चाहे ये हो, वो अपने को ईरानियन मानते हैं कि भाई हम ईरानी हैं। हालांकि बगल में अजरबैजान है, इधर खुरासा के बगल में अफगानिस्तान वगैरह है, फिर बलूचिस्तान का भी एक हिस्सा ईरान में है। तो बहुत डाइवर्सिटी है वहां, ऐसा नहीं है, डाइवर्सिटी बहुत है वहां। भारत जैसी नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहां पर बात यह है कि कोहेसिवनेस भी है, मतलब लोग
अपनी सरकार के साथ ब्रॉडली खड़े हैं, ऐसा हमको लगा। और ये भी हमको लगा कि कोई ऐसी क्राइसिस होती है तो उसके लिए ईरान तैयार है, यानी कोई भी ऐसा हमला होता है, कोई भी ऐसी चीज होती है तो ईरान उसके लिए तैयार है। लेकिन उसमें इजराइल और अमेरिका ने जो इस बार हथकंडा अपनाया है, इस तरह के प्रोटेस्ट करा के इकोनॉमिक इश्यूज पे, और फिर कुछ कर्दिस्तान की पार्टी जो पहले से ही खिलाफ थी उनको आगे कर देना। यहाँ तक खबर आई, ये खबर आई है कि ये जैशे अदल करके जो बलूचिस्तान बॉर्डर पे आतंकवादी संगठन है, उससे भी गोलियां चलवाई हैं। तो ये सारे प्रॉक्सी एक वॉर अमेरिका की है इस समय ईरान के खिलाफ जो चल रही है। तो अब इस प्रॉक्सी वॉर में ईरान भी इस चीज को समझ रहा है, और ईरान इसको डील करते हुए इसको जितने अच्छी तरह से कि इसमें इनोसेंट्स ना मारे जाएं, प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हैंडल किया जाए, लेकिन जो रिबेल्स और राइटर्स हो गए, जो दंगाई हो गए, उनको दबाया जाए। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये बहुत आसान चीज नहीं है। और इसी में बहुत सारे देश गोली चला देते हैं और उसमें कई सिविलियन मर जाते हैं, तो फिर उनके खिलाफ माहौल बन जाता है। ईरान इस चीज को अवॉइड कर रहा है, और अमेरिका इजराइल चाहते हैं कि ईरान पैनिक करे, गोली चलाए या सेना भेज दे अपनी, और बड़े स्तर पे कत्लेआम हो जाए इरानियंस ऑर्डिनरी सिटीजन्स का, जो नहीं हो रहा है। तो और उधर ईरान अपने को मजबूत बनाए हुए, पहली बार ईरान ने यह भी कह दिया है कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, जो कि डॉक्ट्रिन नहीं थी ईरान की। और कल जो बयान आया है कि हमको जिस तरह से घेरा जा रहा है, जिस तरह से सब हो रहा है, हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ऑप्शन हमारे पास है। यूएनओ भी हमको इस तरीके का एक अधिकार देता है, अमेरिका, और ये लोग कई बार कर चुके हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अमेरिका और इजराइल वगैरह। तो इसलिए ये भी ईरान ने, तो ईरान के तेवर मुझे ठीक लग रहे हैं। ईरान के तेवर कहीं से भी कमजोर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला में हमने देखा था कि मदुरो के कुछ जो तेवर थे वो कुछ कॉम्प्रोमाइज में आना चाह रहा था अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ कॉम्प्रोमाइज में आने का मतलब है कि वो आपको उठा ही लेंगे, मतलब वो आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ईरान से भी तो बातचीत चल रही थी जब युद्ध हुआ। तो ईरान इसीलिए अब कोई बातचीत नहीं शुरू करना चाहता है कि उसकी आड़ में युद्ध ना हो जाए। तो ये जो जी 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 आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। जी नहीं बस आप बताएं। अच्छा, इस बीच में एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल ने दी है कल, जिसमें यह कहा गया है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने अपनी सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि इस वक्त जो कुछ ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके नतीजे में सरकार गिरने के बहुत कम चांसेस हैं। जब वो बहुत कम चांसेस कहते हैं, इसका मतलब चांसेस नहीं है। तो जब ऐसी हालत में है तो ईरान, आपने कहा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब यह है कि पहले हम हमला कर दें, इसका इंतजार ना करें कि पहले इजराइल हमला करे और हम उसके बाद जवाब दें। तो ये खुद अपने आप में एक बड़ी तब्दीली होगी अगर ईरान ने ऐसा किया। आपने जैश अल अदल का जिक्र किया, 2005-6 के आसपास की बात है। जैश अल अदल का एक लीडर हुआ करता था उस जमाने में, अब्दुल मलिक रेगी, जो पाकिस्तानी ओरिजिन का था, और उसकी मुलाकात CIA से काबुल में होती है एक दिन, और अगले दिन वो फ्लाई करता है दुबई से सेंट्रल एशियन किसी मुल्क के लिए, और ईरान वो हवाई जहाज उतारता है बंदर अब्बास में और उसको पकड़ लेता है उसी सीट नंबर से उठा करके। तो इनकी इंटेलिजेंस बहरहाल काफी मजबूती से काम कर रही है, और वो सारा कुछ तेहरान में मीडिया में रखा गया कि हमने ये ऑपरेशन किया। और मैंने ईरान के एम्बेसडर को ये कहते हुए सुना कि हमने तो अपने उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया, आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे। उस जमाने में ये बात हो रही थी। अच्छा, अब जो सूरत हाल इस वक्त है, आपने ईरान के बारे में काफी कुछ चीजें बताई, जो इंटरनेशनल सतह पर जो एक खौफ, एक अजीब सी सूरत हाल है वेनेजुएला के मदुरो को उठाए जाने के बाद। उसके बाद आपको क्या लगता है, कोई इंटरनेशनल सतह पर कोई ऐसी सहमति बने कि ट्रंप के इस बड़बोलेपन को, उस एक तरफा कार्रवाइयों को रोकने का कोई रास्ता कहीं बनता हुआ नजर आता है क्या? रूस और चीन से कुछ उम्मीद थी क्या? उनके पास से जो अब तक आवाजें आई हैं, क्या वो सफिशिएंट है ट्रंप को रोकने के लिए? नहीं, देखिए, रूस और चीन
और ईरान भी, इस वेनेजुला मामले की बात कर रहा हूं, वो जितना कर सकते उतना उन्होंने किया, क्योंकि वेनेजुला जो है कोई लेबनान नहीं है। वेनेजुला स्वतंत्र देश है, 1811 में स्वतंत्र हो गया था, 200 साल से स्वतंत्र है। 1901 1911 के बीच अमेरिका ने कई बार हमला करने की कोशिश की, अमेरिका असफल रहा। तो वेनेजुला एक अलग देश है और उसकी उसकी अपनी हिस्ट्री है, वो मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है जिसकी हिस्ट्री शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से। वेनेजुला की हिस्ट्री 1811 से शुरू हो जाती है। अब वहां पर जो है मतलब जो जो प्रॉब्लम वेनेजुला में, वहां भी सैंक्शंस हैं, और वेनेजुला का जो तेल है वो क्रूड ऑयल है, हैवी क्रूड है। उसको रिफाइन करने की पूरी जो चाइनीज रिफाइनरीज वगैरह रिफाइन करती थी, ये सारी चीजें थी। अब अमेरिका कह रहा है हम उसमें घुसेंगे, हम किसी को आने नहीं देंगे हम। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो तेल के लिए गए थे, कोई ड्रग चार्जेस तो थे नहीं, क्योंकि ड्रग चार्जेस कल ही ड्रॉप कर दिए गए हैं। अमेरिकन कोर्ट ने ड्रग चार्जेस नहीं लगाए, उन्होंने पूरा इस चीज को खत्म कर दिया। जिस ड्रग ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सारी बातें सामने आई। और मदुरो के ट्रायल में मदुरो ने कहा कि मैं तो ये प्रिजनर ऑफ वॉर हूं। और आपको बता दें कि ये जो ट्रायल है ये सालों खींच सकता है, कोई इसका भरोसा नहीं है। अब इसमें देखिए वही बात आ जाती है कि रशिया और चाइना, मेरे ख्याल से ये लोग पीछे हटके देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कैसे रिएक्ट करती, क्योंकि इसके बाद ट्रंप ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ सकता है। ग्रीनलैंड में उसका मुकाबला यूरोपियन देशों से होगा, तो यूरोपियन देश या तो झुक जाएंगे, तब भी एक बात क्लियर हो जाएगी, और अगर झुके तो उनकी जनता के अंदर बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो ये सब जो चीजें हैं, देखिए ग्रीनलैंड वगैरह, और ये अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन है 1823 वाली, कि हमारा जो हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, उसको हम डोमिनेट करेंगे। उसमें साउथ अमेरिका है, उसमें ग्रीनलैंड है, उसमें और भी कुछ यूरोपियन आइलैंड्स हैं, उसको हम डोमिनेट करेंगे। लेकिन ईरान चाहता है कि अमेरिका का ध्यान वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे केवल ना रहे, मिडिल ईस्ट पे भी रहे। उसकी प्रायोरिटी है ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप की प्रायोरिटी है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो उसमें क्लैश भी है। लेकिन ईरान के सवाल पे अभी जो कल परसों बयान आया था नेतन्याहू और ट्रंप का, कि उन्होंने कहा था कि ये ट्रंप ने कहा कि हमने इजाजत दे दी है कि ईरान अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बनाता है तब भी इजराइल हमला कर दे, और अगर न्यूक्लियर बनाता है तब तो जल्दी हमला कर दे, फास्टर, उसने कहा। तो ये सब बातें हैं, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि इजराइल अभी देखिए गाजा वेस्ट बैंक में फंसा हुआ है, कोई उसमें वहां इनिशिएटिव ऐसा नहीं ले पाया है जिससे ये लगे लोगों को कि इजराइल ने उस मामले को हल कर लिया है या जीत की तरफ बढ़ रहा है। हमास को आप डिसआर्म नहीं कर पाए, आप अभी हिजबुल्लाह से वहां लेबनान में लड़ नहीं पा रहे हैं, सीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, वहां पर अब एचटीएस फोर्सेस और एसडीएफ में लड़ाई शुरू हुई, कुर्दों में लड़ाई शुरू हो गई। तो ये देखिए जो इजराइल का जो मकसद है कि अमेरिका को यहाँ घसीट के लाना और उससे हमला करवाना, क्योंकि इजराइल डर रहा है खुद हमला करने में कि इजराइल कहीं ऐसा ना हो नेस्तनाबूद हो जाए, क्योंकि एक दो मिसाइल वहां आएंगी ऐसी जो खत्म कर सकती। तो ये देखिए एक ब्रॉडली इस तरह की सूरत हाल है। अच्छा, इस वक्त एक नई कहानी भी शुरू हुई, सोमाली लैंड का रिकॉग्निशन इजराइल के जरिए, और उसके बाद यमन के अंदर सऊदी और यूएई के ग्रुप्स का टकराव, और वो टकराव इस हद तक के यूएई सपोर्टेड जो ग्रुप था उसका लीडर सऊदी अरब बातचीत करने के लिए नहीं गया, वो गायब हो गया, फरार हुआ। और अब ताजा खबर यह है कि वो अबू धाबी पहुंच गया, और जो डेलीगेशन उनका सऊदी अरब पहुंचा था वो एयरपोर्ट से बस में गायब हो गया, कांटेक्ट खत्म, यानी सऊदी सरकार से भी। तो ये जो नए वाकयात यमन के आसपास और यमन के अंदर हो रहे हैं, उसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए उसके पीछे ये है कि इजराइल सऊदी अरेबिया को ट्रस्ट नहीं करता है। वो चाहता है इब्राहिम अकॉर्ड्स में आए, लेकिन सऊदी अरेबिया को ट्रस्ट वो नहीं करता, कतर को भी ट्रस्ट नहीं करता, उससे ज्यादा थोड़ा इजिप्ट को करता है, टर्की को भी उस तरह से ट्रस्ट नहीं करता। अब यहां पर यह बात हो गई कि यमन में जब यूएई की फोर्सेस और ये लोग साथ लड़ रहे थे, एसटीसी जो वहां का है और पीएलसी जो एडेड की सरकार है, तो ये लोग साथ लड़ रहे थे अंसारुल्लाह के खिलाफ, लेकिन आपस ही में लड़ गए। और अंसारुल्लाह ने कल मिसाइल टेस्ट भी किए और कहा कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और इन लोगों को हमारा देश छोड़ देना चाहिए। ये जो साउथ यमन के कुछ हिस्से पे कब्जा किए हुए हैं, ये
अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम इनको छुड़वाएंगे। और सऊदी अरब देखिए इस समय घिर रहा है। यूएई, आपने पता नहीं वो न्यूज सुनी कि यूएई जो है वो अर्दा इलाका है सऊदी अरेबिया और यूएई के बॉर्डर पे, वहां इजरायली बेस बनाने जा रहा है जहां 800 इजरायली सोल्जर्स रहेंगे, यूएई बनाने जा रहा है। तो सऊदी यूएई के संबंध लगता है बहुत खराब हो गए। और यमन में भी जो हो रहा है कि बाकायदा स्ट्राइक कर रहा है सऊदी अरेबिया यूएई की फोर्सेस पे, और अंसारुल्लाह कह रहा है कि ये दो दुश्मनों की लड़ाई है, ये हम देख रहे हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा यही कहना है कि दोनों छोड़ें, दोनों यहां पर यमन छोड़ें। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट एक पूरा है। सीरिया में भी एक अमेरिकन HTS जो सरकार है, जुलानी और इजराइल, इनका एक जॉइंट ऑपरेशन रूम बन रहा है, वहां पर भी बनने की बात है। लेकिन उधर HTS SDF से भी लड़ रहा है, SDF भी प्रो अमेरिकन है। तो बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है सीरिया की। लेकिन जो भी है, सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, ये एक अच्छी खबर है। सीरिया से एक खबर आ रही थी, वो कंफर्म नहीं हो सकी किसी दूसरे सोर्स से। 31 दिसंबर को प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर झड़पें हुई, और उसमें अहमद अल शरा के बारे में कहा जा रहा है या तो वो जख्मी है या वो मारे गए। फिर तुर्की के अस्पताल में जाने की भी कोई अफवाह उड़ी, लेकिन वो कंफर्म नहीं हो सका। तो ये टकराव की सूरत। अच्छा, सऊदी और यूएई के बीच में टकराव, ये मैं अक्सर कहता हूं अपने देखने वालों से, जहां भी अमेरिका और इजराइल पहुंचते हैं दोस्त बनके, उन मुल्कों को तबाह कर देते हैं। तबाह करने की हमने बहुत सी मिसालें तारीख में हमने देखी हैं, इराक देखा है, लीबिया देखा, बहुत कुछ देखा। अब यूएई में जो सन 2020 में जो ताल्लुकात हुए अब्राहम अकॉर्ड्स में, उसके साथ साथ एक खबर आई थी कि 2019 में ही इजराइल ने दुबई में एक अंडरग्राउंड छावनी बनानी शुरू कर दी थी, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम होने से भी पहले। अब आपने ये बताया कि सऊदी अरब के बॉर्डर से लगा करके वहां इजरायली फौजें वहां रहेंगी। तो एक तरह से ये दो सबसे नजदीकी मुल्क माने जाते थे, सऊदी अरब और यूएई, अब से 5 साल पहले तक भी। अब इनमें भी कोई जंग की सूरत हाल पैदा करेगा इजराइल वहां अपनी मौजूदगी से? नहीं, इजराइल ने तो अब इजराइल करेगा, या ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब इजराइल के उस चंगुल से निकलना चाहता है। यूएई जिस चंगुल में है और पूरी तरह से इजराइल के माउथपीस के रूप में काम कर रहा है। कई असैसिनेशन हमास लीडर्स के यूएई के इंटेलिजेंस टिप्स पे हुए। तो ये बातें सऊदी अरेबिया मेरे ख्याल से अपने को यूएई से अलग भी करना चाहता है, और सऊदी अरेबिया अपने को अमेरिका इजराइल से भी अलग करना चाहता है। उसमें अब ये बार्गेनिंग रहेगी दोनों में, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरब विकल्प ढूंढ रहा है। ये तो कोई इसमें पिछले दिनों सऊदी अरब के फॉर्मर आर्मी ऑफिशियल ने एक बयान दिया था, जो जाहिर है वहां तो बयान भी अगर होता है तो सरकार की कहीं ना कहीं इजाजत होती है। उसका बयान यह था कि यूएई इजरायली प्लान के मुताबिक इस इलाके के अरब मुल्कों को कमजोर करने का काम कर रहा है। यह बात वहां के एक आर्मी ऑफिशियल जो रह चुके हैं उन्होंने ये बात कही। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, वक्त हमारे पास कम रह गया, अगर इस वक्त के हालात को एनालाइज करके आज के हालात कहां खड़े हैं वो अगर आप समराइज कर दें तो मैं समझता हूं लोगों को कुछ आज तक के हालात समझ में आ जाएं। नहीं, हालात देखिए यही है कि इस समय अमेरिका, दो चीजें हैं अभी, एक कोई हालात नहीं है, दो ट्रेंड चल रहे हैं। एक ट्रेंड ये है जो इजराइल पुश कर रहा है कि अमेरिका को इसी समय, जब वेनेजुला में उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो इसी समय उसे ईरान पे हमला कर देना चाहिए, और एक बार ईरान गिर गया तो उसके बाद रशिया चाइना को डील करना आसान होगा। एक लाइन ये। दूसरी लाइन ये है, ये दोनों लाइन ट्रंप के कैंप की है। दूसरी लाइन ये है, और ये जो पहली लाइन है ये ज़ायनिस्ट लॉबी इसको चैंपियन कर रही है, लिंडसे ग्राहम वगैरह। और दूसरी लाइन ये है कि अभी थोड़ा कॉशियस रहा जाए, अभी मिडिल ईस्ट में किसी तरह के जंग में शामिल ना हुआ जाए जहां सेना भेजनी पड़ेगी। अभी ऐसे ही डरा धमका के सेना ना भी भेजो, लेकिन सेना का डर दिखा के मदुरो वाली घटना से ट्रंप को लग रहा है बहुत बड़ा संदेश पहुंच गया है, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। कई देशों ने, क्यूबा, कोलंबिया के अलावा, निकारागुआ के अलावा कई और देशों ने भी, ब्राजील हो गया, चिले हो गया, चिले में तो अभी प्रेसिडेंट चुन के आया जो प्रो अमेरिकन है, लेकिन
उस तक ने कहा है कि ये गलत है, इसको उसने कंडेम किया। मेक्सिको में भी इसको कंडेम किया गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रंप को ये लग रहा है कि हम अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, अभी हमने वेनेजुला का सवाल उठा दिया, अब वेनेजुला के तेल पे अगर हमने कब्जा नहीं किया, क्योंकि वहां पर सरकार तो वही है, चावेज और इनकी मदुरो की विचारधारा वही है। आर्मी के वीडियोज आ रहे हैं कि आर्मी कह रही है हम लड़ेंगे कोई भी इस तरह का इन्वेजन होता है। तो बिना इन्वेजन किए अमेरिका वहां कुछ नहीं कर सकता है, और इन्वेजन करने में फिर अमेरिका फंस जाएगा, और अभी वो ट्रंप उसको अवॉइड कर रहा है। तो ये देखिए सूरत हाल है ब्रॉडली। यहाँ पर ईरान के साथ जंग तो तय है। अब ये डराने धमकाने की ही बात है, मदुरो को जो उठाया ये डराने धमकाने की बात है, ना कि एक नई। हाँ, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अभी ज्यादा चल रही। तो और इसमें दोनों तरफ से इस बार ईरान भी अच्छी तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चला रहा है। ईरान भी बहुत मजबूती से अपनी तैयारी भी कर रहा है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी चला रहा है। अब देखना यह है कि आगे आने वाले वक्त में कैसे हालात होंगे। ये बहुत ही अहम दौर है, वो जो 1990-91 का दौर था जब सोवियत यूनियन गिरा था, जिसमें रशिया और फिर कई मुल्क अलग अलग बन गए थे। उससे भी ज्यादा अहम दौर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं, जिसमें दोनों किस्म की ताकतें हैं, आजादी पसंद करने वाले भी और जो दूसरों पर जबरदस्ती और ताकत के इस्तेमाल से अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने अपने ईरान के तजुर्बात बताए और ये भी बताया कि ये प्रोटेस्ट किस तरह से सपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के जरिए, और आपने वहां लेडीज को बहुत आजादी से काम करते हुए देखा, हिजाब के साथ भी और बगैर हिजाब के भी। अभी कुछ मुद्दत पहले ये एक तरह से आजादी दे दी गई है कि जबरदस्ती ना की जाए, पुलिस की तरफ से टोका टाकी ना की जाए। अब लोगों को रिलेटिवली एक तरह से रिलैक्स महसूस हो रहा है, ये बात भी कही जा रही है। नॉर्थ, खास तौर पे नॉर्थ तेहरान में अगर आप जाएं तो वो उस तरह के आजादी वाले लोग कुछ ज्यादा नजर आते हैं। बहरहाल हर मुल्क में हर किस्म के लोग होते हैं। ईरान ने अपने आप को इस्लामी इनकलाब के बाद इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, इतनी पाबंदियों के बावजूद, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीखी मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपका वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।